तो स्टॉक मार्केट में आप ये बातें सुनकर डेफिनेटली पक चुकी होगी कि अगर आपने अच्छे कंपनीज में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर मार्केट लीडर कंपनीज के अंदर अगर आप 5 साल के लिए मिनिमम 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनीज आपको ओवर 5 इयर्स में काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स कमा के देते हैं। लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 2-3 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया। भाई रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, हमें ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अभी सर माइनस में चल रही, तो सर वैसे में क्या अभी हमने इस कंपनी में लॉस बुक करके दूसरे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या सिंपली ये बॉटम देख के हमने इस कंपनी में और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों उन्हीं सारी कंप्लीट चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो कितनी है रफली 518 रुपीज के करीब, ठीक। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के अंदर हमें फ्राइडे के दिन, आज मार्केट बंद है, मैं ये वीडियो सैटरडे के दिन शूट कर रहा हूं, तो फ्राइडे के दिन हमें इस कंपनी में मोर देन 0.54% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। भाई नॉर्मल सी बात है, एक तो कंपनी एक आधा परसेंट ऊपर जाएगी या फिर एक आधा परसेंट नीचे जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी स्टॉक सालों साल ऊपर ही जाता रहे, राइट? नॉर्मल सी बात है, कंपनी में हल्का मल्का करेक्शन तो चलते रहता है, फिर उसके बिना मजा क्या है, राइट? अगर आप देखोगे दोस्तों थोड़ा इस कंपनी के एक रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में, यानी कि आपको एक लमसम आइडिया आ जाएगा कि आखिरकार दोस्तों इस कंपनी का चलने का पैटर्न कैसा है। कंपनी एक साल के अंदर बढ़िया चलती है या फिर इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल के अंदर बढ़िया देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे दोस्तों इस कंपनी के पिछले 1 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई रिटर्न छोड़ दीजिए, 6% का करेक्शन देखने को मिला सीधा, ठीक है। अगर आप देखोगे पिछले 6 मंथ का रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी में यहां पे हमें पिछले 6 महीने के अंदर मोर देन 30% से भी ज्यादा का करेक्शन। अगर आप देखोगे इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो 1 साल के अंदर 26% से भी ज्यादा के रिटर्न्स एंड 5 साल के अंदर 50% से भी ज्यादा रिटर्न। तो दोस्तों अगर देखा जाए पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न जो दिए कंपनी ने, वो भी कुछ ऐसा इतने बड़े मल्टीपैकर रिटर्न्स वगैरह नहीं है, लेकिन जो रिटर्न दिए वो ठीक ठाक से थे, डिसेंट से थे। लेकिन पिछले 1 साल का क्या, जिन्होंने 1 साल पहले खरीदा उनका क्या, जब आपका हार्ड अर्न मनी, जब आपने मेहनत के कमाए हुए पैसे अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप ये तो एक्सपेक्ट करते हो ना कि भाई मुझे उस कंपनी ने नॉर्मली 12-13% का रिटर्न तो उस कंपनी ने हमें कमा के देना ही चाहिए था। लेकिन अगर आप देखोगे पूरा का पूरा एचडीएफसी ग्रुप मेरे खुद के पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, एंड पूरे के पूरे एचडीएफसी ग्रुप का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 1 साल के अंदर, चाहे एचडीएफसी ले लो जो अपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाली कंपनी है, अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को देखोगे, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देखोगे, तो चारों के चारों कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। एंड सर अभी इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का जो ओवरऑल अगर उस कंपनी की स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रही कुछ टाइमों से, तो हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए सबसे पहले कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है क्या वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई डेंट है। अगर आप देखोगे दोस्तों इस कंपनी के सेल्स की तरफ, तो 2011 में इस कंपनी का रेवेन्यू कितना था, रफली 11,000 करोड़, ठीक है। वही बढ़ के अगले साल हुआ 10,000 करोड़, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल देखने को मिला। देन वही बढ़ के अगले साल 14,000 करोड़, बहुत बढ़िया ग्रोथ। अगले साल फिर 17,000, फिर 27, वापस थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, फिर वापस 30,000, फिर 32, फिर 38, वापस थोड़ा सा करेक्शन। फिर अभी जो इस कंपनी के बिजनेस में हमें इतनी ज्यादा सडनली जंप देखने को मिली, आप देख ही सकते हैं 2020 से लेकर 2021 के अंदर जो इस कंपनी का रेवेन्यू था वो सीधा बढ़ के कितना हुआ आप देख ही सकते हैं। मैं आपको वापस एक बार दिखाना चाहूंगा, तो 2020 से लेकर 2021 में जो इस कंपनी का रेवेन्यू था उसके अंदर हमें 2 टाइम ग्रोथ देखने को मिली, सीधा 30,000 करोड़ से सीधा 70,000 करोड़, यानी कि डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ। तो सर इस ग्रोथ के पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों आपको मैं नॉर्मल से बात समझाना चाहूंगा, जब पैंडेमिक आया, जब ये कोरोना जैसी सिचुएशन आई, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं था तो आपके घर में आपने एक बार तो भी ये डिस्कशन किया होगा कि भाई अगर देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए एक काफी ज्यादा मस्त चीज हो चुकी है, उसके बिना अभी मतलब रहना मुश्किल से है, क्योंकि अगर देखा जाए कभी क्या सिचुएशन आ जाएगी आपको नहीं पता, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो चीजें आप यहां पे बैठ के अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम सिक्योर लाइफ चाहते हैं, राइट? तो हम क्या कहते हैं भाई लाइफ इंश्योरेंस लेके रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बन चुका है। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए लोगों को ये सारी चीजें रियलाइज हुई, पैंडेमिक आने से पहले लोग इन सारी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं देते थे अपना, लेकिन अभी फोकस देने लगे हैं। एंड अगर आप देखोगे आने वाले टाइम में जो इसका जो फोकस है, जो इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस है वो और भी ज्यादा काफी तेजी से ग्रो होना बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए ये कंपनी जो मेन बात आती है ना भाई, अगर आप देखोगे जो इस कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी माइनस में थी, नॉर्मल भी अगर आप देखोगे पिछले साल से ये कंपनी सीधा इसका जो प्रॉफिट था वो हमें अगर देखा जाए सीधा 50% से गिरते हुए देखने को मिला। लेकिन इसमें गिरावट क्यों थी? क्योंकि अभी अगर आप ही बताइए, जब अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम अगर अपना लोगे, जब आपने इंश्योरेंस लिया था कंपनी का, तो नॉर्मल सी बात है आप इंश्योरेंस प्रीमियम लोगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम ये बीमार हो गए, हमें ये पैसे लग गए, वहां पे पैसे लग गए, तो कंपनी को अपना इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे करना ही था, तो यहाँ पे कंपनी के खर्चे बढ़ गए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे ना,
एंड दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन। अगर आप देखोगे ये कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी बेसिकली बिलोंग करती है इंश्योरेंस सेक्टर से। एंड दोस्तों ये कंपनी अपने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, एसबीआई लाइफ से भी बड़ी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ से भी बड़ी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड से भी बड़ी, यानी कि भाई ये कंपनी पूरे अपने सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। एंड दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं चाहे आप कौन से भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो निफ्टी हो, माफ करना, चाहे आईटी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, चाहे वो मतलब प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, पॉलीमर सेक्टर हो, चाहे वो कौन सा भी सेक्टर हो, लेकिन उस सेक्टर की अगर आपके पास टॉप की कंपनी अवेलेबल है, टॉप 2 टॉप 3, तो वहां पे आपके पैसे डूबने के चांसेस एज कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक छोटी सी नेगेटिव बात भी बताना चाहूँ ना, तो दोस्तों वो नेगेटिव बात है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखोगे 2019 में जो कंपनी का प्रमोटर्स थे, यानी कि जो कंपनी के ओनर थे, उनके पास उनकी होल्डिंग कितनी थी, रफली 76%। लेकिन भाई बात क्या आती है, जो सेबी का रूल होता है कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर का अपने खुद के कंपनी के अंदर 75% से कम होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है भाई, उन्होंने कम कर लिया, लेकिन 74 की सीधा 71, फिर 71 की सीधा 66, फिर 63, 60, फिर वापस 58, फिर 58, फिर 53, 53, 53, यानी कि भाई कंपनी के प्रमोटर ने बस 2 से 3 साल के अंदर अपनी जो होल्डिंग है वो 25% से भी ज्यादा कम कर ली। लेकिन सर यहाँ पे तो डर गए, यहाँ पे डरने की बात है। लेकिन अगर आप देखोगे क्या वो जो होल्डिंग थी वो क्या पब्लिक के हाथ में लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पब्लिक के हाथ में अगर होल्डिंग है तो भाई वो रिस्क की बात है। लेकिन अगर आप देखोगे सारी के सारी जो होल्डिंग है वो एफआईएस के पास है। 2019 में एफआईएस के पास 10% का स्टेक था, अभी उनके पास 30% का स्टेक है। आप कुछ भी कह लो, जितना मतलब पब्लिक सोचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा, उससे कहीं गुना जो ज्यादा जो नॉलेज होती है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होती है कि भाई वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन कंपनी के बिजनेस के अंदर गिरावट होने के बावजूद भी एफआईएस ने इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ाई, जो कि अपने आप में एक बढ़िया बात है। डीआईएस की होल्डिंग भी 3% से सीधा 6% तक जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड ऐसा भी नहीं कि कंपनी का मार्केट कैप छोटा वगैरह है। अगर आप देखोगे जो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,09,000 करोड़ से बड़े इस कंपनी का मार्केट कैप है। एंड दोस्तों मेन थिंग इसकी ये कंपनी अगर देखा जाए अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे आपको काफी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। हालांकि अगर आप देखोगे जो इस कंपनी का स्टॉक पी है, यानी कि जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 93 के करीब है, जो एज कंपेरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों इसके जो कॉम्पिटिटर है उनका भी जो पी है वो हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी के अंदर जितना हो सके। तो दोस्तों अगर देखा जाए ऐसे डरने की कोई बात नहीं। कंपनी अगर आप इस कंपनी के अंदर लॉस में तो भाई कंपनी को खरीद सकते हो, क्योंकि मेन बात क्या आती है, ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग है। इंश्योरेंस हमें आने वाले टाइम में लगने वाला है, लोग अभी इंश्योरेंस की तरफ और भी ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। नॉर्मल से वे में कहूँ तो कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी काफी अच्छे खासे मोर देन 30% से भी ये कंपनी अभी नीचे चल रही है। तो दोस्तों जरूर इस कंपनी के अंदर देख सकते हो। भाई देखो एटलास डिसीजन जो रहेगा वो आपका ही होना चाहिए, आपका ही रहना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप सोचोगे कि मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे आने वाले 1 साल के अंदर 200% के रिटर्न चाहिए, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि भाई टाइम लगेगा एंड इस कंपनी के बिजनेस को भी बढ़ने के लिए और थोड़ा सा टाइम भी है। एंड इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर आपको फिर ऑटोमेटिकली तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन देख लेना डिसीजन जो रहेगा आपका रहेगा, लेकिन कंपनी बढ़ी है अपने सेगमेंट के अंदर, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी। एंड मेन थिंग इसके भी काफी अच्छे खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको ये स्टॉक दे रहा है। आप इस कंपनी के अंदर बाय एंड ड्यूज भी काफी अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।